अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है विद फैसल इदरीस भट्ट। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अज़्म इस्तेहकाम, एक अहम ऑपरेशन, पाकिस्तान की सालमियत, दहशतगर्दी से ख़ात्मा। एक बार फिर इसका अयादा किया गया कि जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा इस दहशतगर्दी के नासूर को। और पाकिस्तान के लिए अब ये बात बहुत अहम होती भी जा रही है और एक अहमियत के हामिल इसलिए भी है कि अगर आप अपने बॉर्डर्स को देखें तो अफ़गानिस्तान, जिसका जिक्र हुआ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, और तमाम शुरका ने इस पर इत्तफाक किया कि डिजिटल दहशतगर्दी अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर हो, ज़मीनी तौर पर दहशतगर्दी करने की कोशिश की जा रही हो, भारत का उसमें हाथ, अफ़गानिस्तान उसका हरकारा और इस्तेमाल हो रहा है, इस पर अब रोक लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताल्लुकात बेहतर होंगे उसी सूरत में जब सरहद पार से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी तौर पर रोका जाएगा और इसमें तमाम हुकूमतें अपना किरदार अदा करें। यही इस खित्ते की सालमियत और इस खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का बायस बनेगी। ये बात, ये डिजिटल दहशतगर्दी, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है, और जिस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल या प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, इससे कैसे आवाम को ख़ुद भी बचना होगा। फिर कश्मीर की बात की गई, फ़लस्तीन की बात की गई, वहाँ पर रहने वाले मज़लूम आवाम और वहाँ के शहदा के लिए बात की गई, उनके हक़ का अयादा किया गया, उनके साथ देने का अयादा किया गया। दूसरी जानिब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक अहम जो जाली या झूठी खबर, जो फेक प्रोपेगेंडा के तौर पर हमने देखा, इससे पहले डिसइंफो लैब, भारतीय डिसइंफो लैब के मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो पकड़ी गई, जिसमें अंदाज़ा हुआ कि पूरी दुनिया में किस किस्म की मन घड़त खबरें फैलाई जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को इसका अदराक हुआ, जैसे कनाडा में सिख लीडर को कत्ल किया गया, फिर इसी तरह बरतानिया में, यूरोप के दीगर ममालिक में, अमेरिका तक में, और फिर कनाडा ने आवाज़ उठाई। हम तो अरसे से कह रहे थे, लेकिन भारत का चेहरा अब दुनिया को दिख रहा है। इस पर भी बात होगी। फिर क्या चाह रहे हैं KPK के वज़ीर आला, क्यों इतनी सख्त गुफ्तगू करते हैं और क्या वजह है? क्या ऐसा पॉसिबल है फेडरेशन के साथ एक सूबा अलग से चल सके? ऐसे नहीं हो सकता, वो अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकता। ये एक फेडरेशन है पाकिस्तान, और जाहिर है इसके कानून के ताबे रहना होगा। ये इबरत का निशान बना देंगे कि गुफ्तगू करने वाले ये सोचते क्यों नहीं हैं कि उनके अपने भी गिरेबान में झांके तो अंदाज़ा होगा कि किस किस तरह से वो लोग यहाँ तक पहुँचे और बड़ी ख़तरनाक बातें कर रहे हैं जलसों में। और फिर वही पुराने इल्ज़ामात किसी न किसी पर, और पुराने इल्ज़ामात दूसरी पार्टियों पर, वही उसी इल्ज़ामात की बातें की जा रही हैं, कोई नई बात हो नहीं रही। फैसल इदरीस भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सर, बड़ी अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने कुछ इस पर बात की थी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है अज़्म इस्तेहकाम को लेकर, और तमाम पार्टीज़ को ये समझ आ रहा है कि जिस किस्म की दहशतगर्दी सर उठा रही है, ये पुराना वतीरा है भारत का, किसी और चैनल से वार, जिसको 5th जनरेशन वार कहते हैं, और जिस तरह से दहशतगर्दी करवा रहा है कुलभूषण यादव की शक्ल में, हमारे पास उसका जीता जागता सबूत है। तो एक बार फिर से दहशतगर्दी अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए हो रही है, और इस पर बड़ी खुल के बात की गई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। असलान, इसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से रात भी हमने प्रोग्राम कल रात को किया था, पर उस वक्त हमारे पास कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया नहीं पहुंचा था। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि कोर कमांडर्स या कोर कमांडर के ओहदों पर फायज ऐसे अफसरान जिनके बारे में कोई ऐसे शक या शकूक या ऐसी कोई मशकूक बात नहीं सोची जा सकती कि क्या वो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं या नहीं, तो इसका जवाब एक ही है कि अगर वो मुहिब्बे वतन हैं तो वो इन ओहदों पर पहुंचे हैं। और अगर उन्होंने उधर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बैठ के इस बात पे इत्तफाक किया है कि वो अफगानिस्तान में या जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही, जिसका हमने कल तफसीली इस बात पे जिक्र किया था कि वो किस तरह दहशतगर्दी होती है, TTP कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती है और वापस वो चली जाती है अफगानिस्तान में, तो उस पर अगर उन्होंने इयादा किया है तो इस दफ़ा मुझे ये लगता है कि फ़ौज ने इन सख्त चैलेंजेस से निपटने का असूली फ़ैसला कर लिया। और इस दफ़ा होगा ये कि ना सिर्फ बैरूनी ऑपरेशन भी करेगी फ़ौज, और दूसरा इन हाउस ऑपरेशन भी जो हद ज़रूरी है वो भी करने का फ़ैसला, अटल फ़ैसला कर लिया गया है।
आपको अंदाजा है डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र किया गया, ये आर्मी चीफ ने एक दफा पहले भी ये जिक्र किया था डिजिटल दहशतगर्दी का। ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है ये फिफ्थ वॉर की एक निशानी है। आप अब समझे कि ये उसकी एक स्टेज है। तो इस पे काबू पाना उन दहशतगर्दों से ज्यादा जरूरी है जो सरहद पार से आके पाकिस्तान में अपने मजमूम मज़ाहिम का निशाना अवाम को या मुल्क को बनाते हैं। तो अगर इस पे सोशल मीडिया पर काबू पा लिया जाए, जिस पे फेक किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है, गैर ममालिक में बैठ के लोग पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, फिर उसे बिल्ड करते हैं, फिर उसे टॉप ट्रेंड बनाते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस पे काबू पाया जाना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी ये समझना चाहिए कि ये जो बाहर मुखालिफ यानी कि गैर मुल्की बैठ के कहीं किसी मुल्कों में असाइलम लेके या गैर मुल्कों में बैठ के पाकिस्तान के हकूक़ की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल शायद इन्हें जद्दोजहद से मुराद इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे जो फौज के खिलाफ कोई इलामिया बना रहे हैं या पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल शायद ये वाकई पाकिस्तानी अवाम की बर्दाश्त में नहीं होगा। जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो जितने ओवरसीज हैं उनके दिल में उनका दिल ज्यादा धड़कता है पाकिस्तान के लिए। अच्छा फैसल साहब, उसमें से मुट्ठी भर लोग जो हैं, फैसल साहब इसमें एक चीज ऐड अप कर दें। हम हमेशा देखते हैं जो फिफ्थ जनरेशन वॉर है, उस पर मैं आगे चल के आपसे ज़रा पॉइंटर्स पे डिस्कशन करूंगा। ये जो डिजिटल दहशतगर्दी, ये बड़ा अहम मामला होगा, इसकी रोकथाम के लिए भी कुछ ज़रा आपसे डिटेल डिस्कशन होगी। हमारे अफवाज पाकिस्तान जब भी अस्करी क़यादत बैठती है, 265वीं ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, आप देखें कि हमेशा से अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तानी शहरियों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया है हर फोरम पर। इस बार भी खराज अक़ीदत तो समझते हैं अफवाज पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान की हकीकी आवाम है जिन्हें पता है कि पाकिस्तान की सालमियत जुड़ी है हमारी फ़ौज के साथ, तो वो ये चीज़ें समझते हैं, उसका अदराक है सबको। क्या कहते हैं सर इसमें? अरसलान इस तरह है, पहले ये थोड़ा सा मैं आपकी बात को ही सेकंड करूँगा। जिस तरह के पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं, कोर कमांडर्स हैं, इवन के स्पाई हैं जो सरहदों की हिफाजत पर ममूर हैं और गन उठा के या बारूद उठा के पाकिस्तान की सालमियत को बचाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत की कसम उठाई है जिन्होंने, उन पे शक नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये वो पाकिस्तानी हैं, ये मेरे में से ही हैं। कोई आपका रिलेटिव होगा, कोई मेरा होगा, कोई हमारे देखने वालों का होगा, ये हमारे ख़ानदान में से ही है। हम एक मखसूस पार्टी का ये बयानिया जो वो किसी भी इदारे या किसी भी मतलब सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, उस पे हम बहुत मतलब कंडेम करना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए। ये क्या है डिजिटल दहशतगर्दी? क्या है डिजिटल दहशतगर्दी? यही है कि आप मतलब एक बात की हकीकत कोई नहीं है, बेबुनियाद बात है और आपने वो बात चला दी है और वो बात चलने लग गई है, और वो जो मतलब नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। फैसल साहब, ये जो हम देखते हैं, चलें डिजिटल दहशतगर्दी की बात चलने के लिए तो पहले ज़रा इस पर ज़्यादा कर रहे थे, जिस किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल उन प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है सोशल मीडिया के, आप नहीं समझते कि इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए भी एक आगाही मुहिम हुकूमती जानिब से होनी चाहिए, कुछ तरीक़ाकार वज़ा किया जाना चाहिए, कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए? आप आज़ादी इजहार राय बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रोपेगेंडा, आज़ादी इजहार राय और प्रोपेगेंडा, इसमें फ़र्क करना होगा। आज़ादी इजहार राय की मिसाल अरसलान हम देते हैं पाकिस्तान में बैठ के कि यूरोप में आज़ादी इजहार राय है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि पूरे यूरोप में कोई किसी से ये पूछ सकता है कि आपका ताल्लुक किस मजहब से है, आप किसकी इबादत करते हैं? सिर्फ एक बुनियादी सवाल छोटा सा, ये तो आप क्या कर रहे हैं ये तो तसव्वुर ही नहीं।
अगर मेरी पर्सनल लाइफ में कोई झांक रहा है तो ये वहां क्राइम है, तो आजादी राय तो वहां है ही नहीं। इधर हम अगले की जिंदगी जो है वो दांव पे लगा देते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम बड़े पक्के मुसलमान हैं और हमने बड़ा अच्छा काम किया है, हमने किसी पे बहतान लगा दिया, किसी को हमने कादियानी डिक्लेयर कर दिया है, किसी को हमने काफिर डिक्लेयर कर दिया है। तो अबन नाउज़ुबिल्लाह, ये पिछले दिनों जो सवात वाला वाकया हुआ है, आप अंदाज़ा लगा लेना कि मतलब वो बंदा मिन्नतें करता रहा है कि मैं मेरे आबाई इलाके सियालकोट से पूछे तो सही कि मैं कितना मजहबी हूँ, मैं कितना कुरान पाक का अकीदत रखता हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं परहेजगार हूँ, मैं अल्लाह का मानने वाला मुसलमान हूँ, पर किसी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। अब ऐसा किसी यूरोप या अमेरिका में कभी आपने सुना है कि ऐसा हो सकता है? और दूसरा, अमेरिका की बात करते हैं, मीडिया की बात कर लेते हैं। अमेरिका में अगर मतलब हम समझते हैं अमेरिका में बड़ी आज़ादी है, इज़हार राय है, वाह बड़ी बात है। अगर आप अमेरिका में बैठ के, जिस तरह हमारे मीडिया हाउसेज हैं, हम बैठ के किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसी वक्त सू हो जाता है। सही। अच्छा, सू की प्रैक्टिस इधर भी है, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में यह है कि अगर आज आप सू करेंगे तो उसके बाद 50 साल हो सकता है उसका फैसला ही ना हो और आप थक हार कर मायूस होकर ये छोड़ दें। उधर सिर्फ डिफरेंस ये है कि उधर आप कोर्ट में गए हैं, उसने आपको बुलाया इल्जाम लय को और पूछा है कि आपने ये क्या किया, इसका कोई सबूत दे। उसके पास सबूत नहीं है तो सजा हो गई और जुर्माना हो गया। इस वजह से उधर तो आजादी इज़हार राय तो है ही पाकिस्तान में भाई, और इस कदर है कि हम लोगों के हकूक जो है वो मसक कर रहे हैं। इसलिए अभी देखे ना, मतलब एक आजकल आपने सुना है कि वो फायरवॉल नाम है ना अरसलान उसका जी। वो सोशल मीडिया को जो कवर करती है, फिल्टर कर रही है और चाइना से ली है, ठीक है। अब उसकी मैं आज पूछ रहा था कि उसके बारे में उसकी हकीकत क्या है, फायरवॉल है क्या, क्योंकि पता ही नहीं किसी को क्या है। तो मुझे उन्होंने बताया कि फायरवॉल जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मुहिम, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कोई मुहिम, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मुहिम जो है उसको फिल्टर करेगी और उस अकाउंट की निशानदेही करेगी और उस अकाउंट को निशानदेही करके तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको जुर्माना किया जाएगा, सजा दी जाएगी। अब इसमें मुझे, आपको या हमारे देखने वाले नाज़रीन जो हैं उनको तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए, वो तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, हर किसी की इज्जत महफूज होनी चाहिए और हर किसी को अपने हकूक का ख्याल रखना चाहिए और दूसरों के हकूक का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। देखें, इस्लाम में अल्लाह ताला का वाज़ेह अहकामात है, हकूक अल्लाह पे माफ़ी तलाफ़ी है, हकूकुल इबाद पे माफ़ी तलाफ़ी नहीं। फैसल साहब, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आऊँगा, ज़रा इस पर दीगर इसके पॉइंटर्स हैं उस पर बात करेंगे। बड़ा हम आपने नुक्ता उठाया था कि डिजिटल दहशतगर्दी क्या किस तरह से हो रही है और क्यों हम उसके हरकारे बने। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम भारत की डिसइंफो लैब, जिसको हम मुस्तरद करते हैं, जिसके बारे में हम दुनिया को बताते हैं, तो क्यों हम अपने मुल्क में इसको परवान चढ़ने दें। इसके हवाले से जो कवानीन या फायरवॉल जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये एक अहम पहलू भी होगा। फिर ज़रा एक और इसमें मैं नेशनल एक्शन प्लान पर भी आकर बात करूँगा कि मिनोअन नेशनल एक्शन प्लान पर अगर उसकी रूह के मुताबिक हुकूमतों का काम था, ये प्योरली हुकूमतों का काम था, हुकूमतें इस पर भरपूर अमल करती और सूबों के साथ हमआंगी के साथ आगे बढ़ते, तो शायद ये दिन हमें दोबारा से उठती हुई दहशतगर्दी न देखनी पड़ती। वापस आते ब्रेक से इस पर बात करते। वेलकम बैक जी। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था कि हम ज़रा बात करेंगे अब ये नेशनल एक्शन प्लान, अगर नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक मिनोअन अमल होता तो इसका जड़ से सफाया हो चुका होता। ये स्लीपर सेल्स जो थोड़े थोड़े देर में सर उठाते हैं, ये दोबारा सर नहीं उठाते और जाहिर है इसकी ज़रूरत इस वक्त बहुत ज़्यादा है। हम दोबारा बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकते अपने मुल्क के अमन को ख़राब करने की और अज़्म इस्तेहकाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कम अज़ कम इस वक्त, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, ये किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जो भी मामला होंगे वहीं पर दहशतगर्दों और दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। फैसल इदरीस भट्ट साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, नेशनल एक्शन प्लान, आप तो ज़ाहिर सारे प्रोसीजर को कवर करते सालों से देख रहे हैं
ये नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो जाता और सूबों में हम आंगी पैदा हो जाती, ये अब की बात नहीं कर रहे, तो पुराने हम तो 5 सालों से ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कभी कहीं से मसला आ जाता, कभी कहीं। अगर सूबे भी इस पर मिनोन अमल कर लेते तो शायद हम दोबारा इसकी बात ही ना कर रहे होते दहशतगर्दी की, इसको जड़ से उखाड़ फेंकते। जी अरसलान, आप ठीक कह रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान या अज़्म इस्तेकाम या ज़रबे अज़्म, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको करने की या अनाउंस करने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पेश आ गई है तो इस पे किसी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को एहतजाज करने की जहमत नहीं करनी चाहिए। ये जिस तरह हम सोशल दहशतगर्दी पे बात कर रहे थे, डिजिटल दहशतगर्दी पे, जिसमें हम ये कह रहे थे कि आप, मैं या हमारे देखने वाले, ये किसी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो किसी की किरदारकशी करके खुश होता हो, किसी को अपनी झूठे प्रोपेगंडे का शिकार करता हो और किसी के खिलाफ एक नेगेटिव मुहिम चलाता हो। हम ये सोचते ही नहीं कि उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, उन पे क्या असरात मुरतब होंगे। अब दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं तो उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो करने की जरूरत क्यों पेश आती है या अज़्म इस्तेकाम की जरूरत क्यों पेश आ रही है। उसमें आप कोई दहशतगर्द हैं, पहले एक पाकिस्तानियों का एक पेट जुमला है, मैं आपको बताता हूं, आपने भी सुना होगा बल्कि कहा होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी फलां पुलिस ऑफिसर से दोस्ती थी या फलां पुलिस ऑफिसर मेरा भाई है या फलां, तो मैंने अब उससे मिलना छोड़ दिया है। लाइटर मोड में बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि क्यों, कि यार मैंने कोई क्राइम थोड़ी करना होता है जो मुझे उसकी जरूरत हो। ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान में कल्चर है सिफारिश का। अच्छा, कि मैंने क्राइम नहीं करना तो मुझे जरूरत भी नहीं है। तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो हर उस बंदे के खिलाफ है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के खिलाफ तो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। सही बात है। उसके एक्ट के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये टीटीपी के खिलाफ है, ये डिजिटल दहशतगर्दी करने वाले जो सोर्सेज हैं उनके खिलाफ है। अगर आपने और मैंने कोई ऐसी दहशतगर्दी में, पाकिस्तान की किरदारकशी में, कोई अफवाज पाकिस्तान की किरदारकशी में, कोई हुकूमत की किरदारकशी में हमने कोई हिस्सा नहीं लिया या हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर हमें और आपको क्या इतराज हो सकता है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पे। मैं तो ये समझ रहा हूं कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो फैसले किए गए हैं इसको हम मतलब डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब हमारी जरूरत इसलिए है कि सारा मीडिया डिस्कस कर रहा है। डिस्कस करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि एक उनका काम है पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करना, तो उस पर उन्होंने आपस में प्लानिंग करनी है, उन्होंने कोई रोड मैप बनाना है, उन्होंने बना लिया। हम उनको अब कह रहे हैं कि आपने ये नहीं करना, ये करना है। यार ये बाहर बैठे लोगों ने बताना है कि किसने, फौज ने, यानी कि फौज ने क्या काम करना है। आप अपने स्टूडियो में बैठे हैं और मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं और कई सालों से आप कर रहे हैं प्रोग्राम, इस फील्ड में हैं आप। जिस मतलब गाड़ी में जो ड्राइवर ड्राइव करता है, जिसमें घर जाते हैं, वो आपको डिक्टेशन देने लग जाए कि आपने यूं प्रोग्राम नहीं करना, आपने यूं करना है, आपने यूं नहीं करना, तो यार आप कहेंगे ना यार ये आपको क्या पता, मैं इतने सालों से कर रहा हूं, तो आप अपना काम करें, गाड़ी चलाएं, मुझे ये काम करने दें। अच्छा, इसीलिए तो फौज का ये काम है भाई ऑपरेशन करना। बट साहब इसीलिए पूछा था मैंने, ये आपने बड़ा सही, चले आप ये डायरेक्शन इस तरफ लाए ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद सियासी लोगों का काम था। खुद उन्होंने इसके रूह पर मिनोन अमल कर नहीं पाए। जितना काम किया अफवाज पाकिस्तान या फोर्सेस ने या पाकिस्तान के आम शहरियों ने मिलकर अफवाज के साथ किया, तो जो काम उनके करने का था वो अगर पूरी तरह करते तो ये आज हमें दोबारा ना देखना पड़ता। दूसरा, अब आकर इसकी मुखालिफत करना, ये तो सरासर आप एक ऐसे ऑपरेशन की मुखालिफत जो दहशतगर्दी के खिलाफ है, तो ये तो वैसे ही हमारे मुल्क के बयानिए के खिलाफ हो जाएगी बात।
देखें, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पहले तो ये बात मैंने बड़ी क्लियर कर दी है कि अगर आपने मतलब कोई दहशतगर्दी में हिस्सा लिया है, किसी नेगेटिव काम में हिस्सा लिया है, कि कोई आपका मन चाहता है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ काम करें, तो आपको इतराज हो सकता है इस अज़्म इस्तेकाम पे। जिसका नाम ही अज़्म इस्तेकाम है, वो पाकिस्तान को इस्तेकाम देना चाहता है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत क्राइसिस में है। टीटीपी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, और फिर आपको पता है टीटीपी को पाकिस्तान में मदऊ किसने किया था। अब बात हम करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएगी कि पाकिस्तान में जिन्होंने मदऊ किया था वो ही अब पाकिस्तान के खिलाफ सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर वो प्रोपेगेंडा यूं जारी रखेंगे तो आप मुझे खुद बता दें कि पाकिस्तान की अफवाज, रियासत और हुकूमत, मतलब ये एक ही चीज़ का बेसिक नाम है, रियासत। तो रियासत जो है वो किसी भी बेकसूर या बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई करे तो हम सबको उठ खड़े होना चाहिए उसके हकूक के लिए, जो कि वैसे भी ऐसा नहीं होता। एक के साथ हमारे साथ ज्यादती हो रही होती है, दूसरा बोलता ही नहीं, वो सोचता है कि इसके साथ हो रही है, मेरे साथ थोड़ी होनी है। अगर वो किसी दहशतगर्द के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, उसके खिलाफ कोई ऑपरेशन करे, तो क्या आप एहतजाज करेंगे? क्या आप बुरा मनाएंगे? आपको ही तो महफूज बनाना है। उनको क्या जरूरत है? उनकी तो सिक्योरिटी बहुत अलर्ट है, उनकी इंटेलिजेंस बेस जो है वो बहुत ताकतवर है, वो खुद तो बच के बैठे हुए हैं, उनको कोई मसला नहीं है। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो कुछ हो रहा है, ये मसले में लुकमा अजल हम बन रहे हैं। वो हमारी खातिर ये ऑपरेशन करना चाहते हैं, इस मुल्क की खातिर ऑपरेशन करना चाहते हैं कि देखें भारत इधर ऑपरेट कर रहा है, अफगानिस्तान इधर ऑपरेट कर रहा है, तो उनको किसने निकालना है? उसमें मैंने आपने तो नहीं निकालना ना, हमारी फोर्सेस ने निकालना है। तो फोर्सेस को पता है कि उन्होंने ऑपरेट करना है कि नहीं करना। आपके घर में कुक हो, आपके घर में प्लम्बर आए, आप उसको मशवरा दे सकते हैं यार कि नहीं आपने यूं करके नट कसना है और यूं करके नहीं कसना? वो कहेगा यार कैसी बातें करते हैं आप। सही बात है। आपके घर में कुक खाना बनाता है तो आप उसको कहते हैं नहीं नमक ज्यादा डाल दो, ये मिर्चें भी ज्यादा डाल दो, फलां भी डाल दो, ये ज्यादा मसाला, इस तरह। वो कहेगा सर मुझे पता है कैसे बनाना है, आप क्यों कर रहे हैं इस तरह? तो जब इस लेवल पे लोग ये कहते हैं कि मेरे काम में मुदाखलत ना करें, तो जिनका जो उनको एहतजाज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हो जाता कि मुल्क में टेक ओवर कर लेना चाहिए और मार्शल लॉ लगा देना चाहिए, फिर हमें बहुत खुल के मुखालफत करनी चाहिए कि ये तो बहुत गैर जमहूरी हरकत है, ये बहुत गलत है, फौज को सियासत में नहीं आना चाहिए, फिर करना चाहिए। अगर वो ये फैसला कर रहे हैं अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है और दहशतगर्दों को जो है ना वो लुकमा अजल बनाना है, दहशतगर्दों को जो है ना जहन्नम वासिल करना है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा चलें, आपने फैसल भट्ट साहब निशाने इबरत, हाँ सही है, चलें दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाना है। दूसरी तरफ ज़रा मैं चूँकि थोड़े वक्त कम होगा तो हमें एक और बड़ी अहम चीज़ है, ख़बर है, यहाँ एक और अहम पहलू है जिस पर डिस्कशन भी करनी है। फैसल साहब, खैबर पख्तूनख्वा और फेडरेशन यानी फेडरल कैसे चलेंगे एक दूसरे के साथ? और मैं जब भी देखता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब को, तो उनके ज़बान या उनके अल्फाज बड़े सख्त, बड़े तुर्श और बड़े हार्श होते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि आइन तोड़ने वालों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। तो जिन्होंने आइन तोड़ा था, 9 मई के वाक़यात की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने 9 मई को रौंद दिया, इस आइन को पामाल करने की कोशिश की, जलाओ घिराओ, तोड़ फोड़, हमारे शोहदा की उन निशानियों की तोड़ फोड़, तो ये आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले इन सब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब? और फिर समझ में नहीं आता, वो कह रहे हैं जी जेल में बानी पीटीआई के रहने के एक दिन का हिसाब लूँगा। मैं आगे 2-3 चीज़ें हैं जिस पर आपसे डिस्कशन करूँगा। चीफ जस्टिस पर भी उन्होंने बात की, वो तो शायद अपनी मर्ज़ी का जज लगवा कर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला चाहते हों। फिर उन्होंने परवेज़ खटक साहब के बारे में कहा जी कि अगर तो उन्होंने कोई गवाही दी हमारे बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ तो सूबे में रहने नहीं देंगे, रहने ही नहीं देंगे। बड़ी अजीब बातें और बड़ी सख्त बातें। चले ज़रा आइन तोड़ने से शुरू करते हैं। ये आइन शिकनी करने वालों को
हम इबरत का निशान बनाएंगे। कौन आइन शिकन है, किसको बनाना है इन्होंने इबरत का निशान, और जो आइन शिकनी खुद इन सब की जानिब से हो रही है उसका क्या होगा? अरसलान, अब आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान की आवाम से आप सर्वे करवा लें कि एक पाकिस्तान के एक सूबे का कौन सा वज़ीर आला है जिसके बयान पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, तो आपको जवाब मिल जाएगा। अभी हमारे जो देखने वाले हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा ना, तो मैं उसे अगर उनसे ये सवाल पूछ लूँ कि वो बताएं कि पूरे पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सीएम है जिसकी बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए, तो जवाब 95% जो आएगा वो आपको भी समझ आ रही है और मुझे भी आ रही है। अब बानी पीटीआई कल ये ऐलान कर रहे हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हम शिरकत करेंगे मुल्क के वसीतर मुफाद में। इधर बड़ा खूबसूरत सवाल है आपसे और हमारे देखने वालों से, क्या जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसकी तारीख जो है वो तय हो चुकी है? बताएं ना असलान। हाँ नहीं, अभी तो नहीं हुई, अभी तो फैसले हो रहे हैं। हाँ अच्छा, उसकी तारीख तय नहीं हुई। ये तय नहीं है कि वो पार्टी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी है या नहीं होनी। मीडिया की खबरें ज़रूर हैं, होनी होगी पर तय कुछ नहीं है, ठीक है। और बानी पीटीआई कह रहे हैं कि मैं उसमें शरीक होऊंगा। इसका मतलब ये कि ना उसको किसी ने इनवाइट किया, ना किसी ने दावतनामा दिया, ना किसी ने पैर पकड़े, ना किसी ने डराया धमकाया। उन्होंने आज खुद ही कह दिया कि मैं आऊँगा। अब चलें, मैं इसको गुड जेस्चर में ले जाता हूँ कि इसको ये बहुत अच्छी बात है, खुश आइंदा है कि उन्होंने बर्फ़ उनकी कुछ पिघली और उन्होंने आने का ऐलान कर दिया। अब होनी है या नहीं होनी तो ये अलग बात है। जिस तरह, मतलब फिर मिसाल मैं दूंगा, जिस तरह आपके घर में आप किसी शॉप से आपने ग्रॉसरी कर रहे हो तो मैं कहूँ भाईजान ये जैम भी रख लें, ये अंडे भी रख लें, ये फलां चीज़ भी रख लें, ये बड़ा, आप मेरी तरफ मुंह करके देखेंगे और कहेंगे यार कैसी बातें कर रहे हैं, आपको क्या पता है कि मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना। और तो मैं कहा नहीं जी बड़ा टेस्टी है जी। आप कहेंगे यार ना आप दुकानदार हैं ना, कोई मसला, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया, वो कहते नहीं मैं आ जाऊंगा। अच्छा गुड जेस्चर इसको समझ लेते हैं। अब उनका फॉलोवर एक चीफ मिनिस्टर जो है वो एक जलसा कर रहा है मानसरा में अपने सूबे में, और वो कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तोड़ दूंगा, मैं निपट लूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यार कोई है बात करने वाली? खुद देखो, खुद सोचो। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पर मुझे तरस आता है। वो इतने गैरतमंद लोग हैं, इतने ईमानदार लोग हैं और इतने जफाकश लोग हैं, पर उनका पाला पड़ गया चीफ मिनिस्टर से अली अमीन गंडापुर साहब से। अच्छा फैसल साहब, मैं फैसल साहब चाहूंगा इसको जरा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। एक छोटा सा ब्रेक है, बस एक छोटा सा ब्रेक, आपकी पूरी बात भी करता हूँ वापस आके। दूसरा हम जरा इस पहलू पर कि जज मतलब चीफ जस्टिस साहब को भी कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं कर सकते इंसाफ तो आप अलहदा हो जाएं केसेस से। अजीब बात है, मतलब अपनी मर्जी का जज लगवा लें, अपनी मर्जी का फैसला करवा लें, अपनी मर्जी का इंसाफ हो, अपनी मर्जी से चलाएंगे अदालतें। अजीब बात है, किस तरह का ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है इस मुल्क में, समझ में नहीं आ रही। और किसी और हल्के से ये प्रेशर होगा तो उसकी मुखालिफत करते आए ये लोग कि वो देखें जी जजों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो देखें यूं कर रहे हैं। एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। फैसल इदरीस भट्ट साहब, अब ये भी कहा जा रहा है चीफ जस्टिस इंसाफ नहीं दे सकते तो पीटीआई के जो केसेस हैं उनसे अलग। अजीब बात नहीं है ये, मुझे समझ नहीं आती। किसी और हल्के से किसी और तरह से ये बात आए तो कहेंगे जी जज अपनी मर्जी के लगवाने हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये भी प्रेशर डालने की टेक्निक है और क्या है? मैं अपनी बात उधर से आपकी बात का भी जवाब देता हूँ और वो कंटिन्यू कर रहा हूँ जी प्लीज। कि खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है उनके हकूक की जद्दोजहद किसने करनी है?
पहले परवेज खट्टक साहब उनके चीफ एग्जेक्टिव थे, अब उनकी भी बड़े, आपको पता है, मज़ाहिया काम थे सारे, और अब बन गए अली अमीन गंडापुर। अब आप ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के मतलब हकूक़ की पासदारी के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से, उनको खुराक के हवाले से, उनको मतलब सरकारी तमाम फैसिलिटीज़ के हवाले से कौन जिम्मेदार है? उनका चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है ना। उनका चीफ मिनिस्टर जो है वो, आप मुझे देखें, कभी आपने अपनी होश में ऐसा चीफ मिनिस्टर देखा है जो कभी वज़ीर आज़म को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे वज़ीर आज़म हाउस पे कब्जा कर लूँगा? कभी वो कहते हैं कि मैं बिजली बंद कर दूँगा पूरे पाकिस्तान की। कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसमें मतलब अगर खैबर पख्तूनख्वा को फलां बात ना हुई तो पाकिस्तान को चलने नहीं दिया जाएगा। कभी अब वो कह रहे हैं, वो चीफ जस्टिस के खिलाफ आज पहली दफ़ा उन्होंने ये स्टेटमेंट दाग दिया। अब वो उनकी स्टेटमेंट जो है उसमें उसके मुताबिक अगर चला जाए तो फिर तो वो बंदियाल कोर्ट्स, जो बेनज़ीर नहीं कहती थी कैंगरू कोर्ट्स, जी जी जी, तो वो जो है ना बंदियाल कोर्ट्स जो हैं, उनके अलावा उन्हें कोई कोर्ट्स पसंद नहीं है। अब बंदियाल साहब हो गए हुए हैं अनफॉर्चुनेट रिटायर्ड, या तो एक पॉलिसी कानून साजी ऐसी करे अली अमीन गंडापुर कि वो पॉलिसी बनाएं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे बंदियाल साहब को बतौर सेशन जज ले आए और उनकी प्रमोशन के रास्ते निकालें, तो आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनवा लें। ये है तो जाए मजाक, मैंने कहा है जी जी। क्योंकि आपको पता है पहली दफ़ा वो थे, मुझे नाम थोड़ा भूल गया है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चीफ मिनिस्टर के भी और साबिक चीफ सेक्रेटरी भी हैं, गालिबन उनका नाम शहजाद है, और वो बलूचिस्तान में पोस्ट आउट है अगर मैं सही नाम ले रहा हूं तो। वो चीफ सेक्रेटरी थे। अली अमीन गंडापुर उनको चीफ सेक्रेटरी लगाना चाहते थे खैबर पख्तूनख्वा का। जिस बंदे को यही नहीं पता था कि आपने लिख के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेजना है, प्राइम मिनिस्टर को भेजना है, उन्होंने एक अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी जो है अफसर वो आपको दे देना है। इन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर कर दिए थे कि बलूचिस्तान से, यानी कि बलूचिस्तान उनकी जुरिडिक्शन में नहीं है, फेडरल उनकी जुरिडिक्शन में नहीं है, उन्होंने इधर से बैठ के बलूचिस्तान के वो अफसर के डायरेक्ट ऑर्डर कर लिए थे कि वो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा होंगे। और नदीम साहब जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको पता नहीं ओएसडी कर दिया था कि बलूचिस्तान भेज दिया था, ये मुझे सही एग्जैक्ट से याद नहीं है, ये बाकायदा ऑर्डर हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि वो सिटिंग मतलब पहले 2 दफ़ा मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अगर उनको इसके बावजूद इस बात का नहीं पता, तो मेरा ख्याल खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पे दुख और अफसोस और उनकी परेशानी में बराबर का शरीक होना तो चाहिए ना आपको और मुझे। अब आप बात करते हैं उनकी काजी फायद ईसा साहब की या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। अब जब इनके हक में फैसले होते हैं पीटीआई के, उस वक्त ये लोग तो नहीं कोई तनकीद का निशाना बनाते, और उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं करते कि ये जज जो है ये बाइस्ड है, ये जज जो है इसको इससे इंसाफ की तवक्को नहीं है। और जब इनके खिलाफ अगर कोई बात आ जाए तो ये फौरन उसे टारगेट कर लेते हैं, और यही वतीरा है कि इसी पे हम शुरू में बात कर रहे थे कि यार कुछ आपको थोड़ा हौसला करना चाहिए, आप में इतना ज़र्फ होना चाहिए कि आप गलत को गलत कह सके, सही को सही कह सके। असल में पाकिस्तान में जितने मसाइल जन्म ले रहे हैं, इस कल्चर की वजह से जन्म ले रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, अब क्या सिचुएशन देख रहे हैं? क्या फेडरल और केपीके ये दोनों एक साथ चल पाएंगे, और कितना अरसा ऐसे चलता रहेगा कि एक दूसरे पर इल्जामात खास तौर पे केपीके से बहुत ज्यादा हो रहे हैं? आप मुझे एक बात बताएं, मुझे लगता है कि आप उनकी धमकियों से डर गए हैं, है ना? ऐसा है नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर कोई सूबा
किसी अपने फेडरल के साथ ना चल पाए तो एक इकाई की सूरत नहीं बन पाती। मैं ऐसा कहता हूँ, मैं इस पे आपको एक वाकया सुनाता हूँ। यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब और अदलिया के दरमियान एक टेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन और अदलिया के दरमियान एक टेंशन चल रही थी। गिलानी साहब ने एक स्टेटमेंट डाल दिया जजेस के हवाले से, वो टेंशन बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई। अब सारा पूरा पाकिस्तान की नज़रें लग गई कि आप चीफ जस्टिस क्या करेंगे। एक ना कोई इशाइया था, एक डिनर था जजेस का, तो बिन बुलाए चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी पहुंच गए उधर इफ्तिखार चौधरी साहब के पास कि मैं आपसे खाना खाने आया हूं और जो हमारे दरमियान एक ऐसी बात है उसको ख़त्म करने आया हूं। तो मैंने उस वक्त आप जैसे किसी इंटेलिजेंट बंदे से पूछा कि ये गिलानी साहब ने क्या किया। उन्होंने कहा वो उनकी पॉलिसी थी जो खिलाफ बयान दिया था, ये उनका पोस्चर है जो उन्होंने किया। तो अली मीन गंडापुर की पॉलिसी और पोस्चर फर्क है। हाँ, ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ बड़े खुश आते हैं, बड़ी अच्छी मीटिंग्स में आते हैं। ये हाँ, बात आपकी मैं एग्री करता हूँ, बैठते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी रिलेट किया इस मिसाल को फैसल साहब। अच्छा सर, एक तो वक्त की कमी, आपका बहुत शुक्रिया फैसल इदरीस भट्ट साहब। और हकीकत ये है विद फैसल इदरीस भट्ट से अब तक के लिए इतना ही, फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।